मैं महामहिम जी की अनुमति से मुख्य अतिथि जी से दीक्षा भाषण की प्रार्थना करता हूँ। महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति आदरणीय बीएल जोशी जी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति सम्माननीय प्रोफेसर सुंदरलाल जी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, विद्वान गुरुजनों, उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सूझबूझ, दृष्टि, संवेदनशील और विचारक महामहिम बीएल जोशी जी की उपस्थिति में आप सब विद्वज्जनों के बीच में आने का तथा बातचीत करने का अवसर प्राप्त होना मेरे लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का और मुख्य रूप से प्रोफेसर सुंदरलाल जी का हृदय से आभारी हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महान ऋषि मुनियों, संतों, कर्मवीरों की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए मैं आप सब लोगों को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह और रजत जयंती समारोह के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। यह ऐसा अवसर है जब हम सबको यहाँ एक ऐसे उपक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य मिल रहा है जब हमारे अनेक युवा अपनी शिक्षा को पूरा करने के पश्चात आप सबका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए यहाँ से विदा होंगे। मेरी कामना है कि ज्ञान, विज्ञान, सेवा और सद्भावना की जो शिक्षा इन युवाओं ने इस विद्या मंदिर में ग्रहण की है उसे जीवन में उतार कर व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को समृद्ध तथा पुष्ट बनाने में सफल हो। अपने भावी जीवन के लिए उनकी जो कल्पनाएं हैं और परिजनों के जो सपने हैं वे पूर्ण हो। आप समाज, देश और दुनिया की सबसे मूल्यवान धरोहर सिद्ध हो तथा आपकी प्रतिभा, कौशल व ऊर्जा प्रतिपल देश और समाज के उपयोग में आए। आप अपने लक्ष्यों में सफलता प्राप्त कर सुखी, शांतिमय, गरिमामय एवं यशस्वी जीवन व्यतीत करें। यद्यपि मुझे आप सबकी तरह विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन छात्र छात्राओं के साथ सामाजिक सरोकारों के लिए काम करने का सौभाग्य लगातार प्राप्त होता रहा। उत्तराखंड जो इसी उत्तर प्रदेश का एक समय में भाग था कि जो गंगा की मुख्य धारा है अलकनंदा की उपत्यका में, हम लोग जो भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं उनमें छात्रों, युवाओं और महिलाओं की भूमिका अत्यंत रचनात्मक और प्रभावशाली रही है। इसलिए मैं जानता हूं कि आप ज्ञान और ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। इसका सकारात्मक उपयोग आपको और देश और समाज को करना है। एक और जहां आप सोचेंगे कि आपके ज्ञान और ऊर्जा का बेहतर उपयोग किस प्रकार हो, वहीं देश और समाज को भी सोचना होगा कि आपका उपयोग वो कैसे करें। हम लोग उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्रों में पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से सामाजिक समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा समाज क्या है, कैसे संचालित होता है, प्रकृति के साथ उसके अस्तित्व तथा जटिल अंतरंग संबंधों का ताना बाना क्या है, इसे समझने और समझाने में लगे। उत्तराखंड में 1960 और 70 के दशक में अनेक प्राकृतिक आपदाएं घटित हुई। उसका प्रभाव जहां स्थानीय विनाश के रूप में सामने आया, वहीं सुदूर मैदानी क्षेत्रों में
उससे भारी तबाही मची। इन आपदाओं तथा उनके कारणों को समझने पर हमने अनुभव किया कि विज्ञान के नाम पर वनों का अवैज्ञानिक दोहन इन आपदाओं के मूल में है, जिससे सरकार तथा उसका वन विभाग स्वयं शामिल था। कुछ कारणों में ग्रामीणों की जीविका और पारिस्थितियां भी इसमें शामिल थी, इसलिए हमने लोगों को साथ लेकर कुछ सुधार के कार्य आरंभ किए और इसके साथ ही सरकार की वन विरोधी नीतियों के खिलाफ अहिंसक प्रतिकार के कार्यक्रम भी चलाए। इसी के परिणाम स्वरूप वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। यह आंदोलन वन शोषक नीतियों के अहिंसक प्रतिकार के रूप में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ और उसे आप जैसे विद्वानों तथा दुनिया के विचारकों एवं पर्यावरणवादियों ने स्वीकार किया और पूरे देश व दुनिया में फैलाया। इसके बाद चिपको आंदोलन की जो मातृ संस्था है दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल ने पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण शिविरों की एक श्रृंखला संचालित कर आम ग्रामीण जनों, मुख्यतः महिलाओं, युवाओं के साथ स्थानीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर चर्चा, परिचर्चा तथा वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण जैसे कार्यक्रमों को जन आंदोलन के रूप में संचालित किया। इन शिविरों में विकास की अवधारणा और विनाश रहित विकास के विभिन्न पक्षों, सिद्धांतों, लोक ज्ञान, लोक अनुभवों तथा कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श होता है, जिसमें अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र व शिक्षक, महिला व युवक मंगल दलों के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ भागीदारी करते हैं तथा मिल बैठकर कार्य योजनाएं तैयार कर इसके कार्यान्वयन की रणनीति बनाते हैं। इसमें क्षेत्रीय समस्याओं, आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों तथा उनके उचिततम उपयोग पर भी चर्चा होती है और तदनुसार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यद्यपि हमारे कार्यक्रम व कार्यक्षेत्र सीमित ही रहे हैं, लेकिन पर्यावरण संवर्धन के साथ आर्थिक व सामाजिक विकास के जो विचार पहले शब्दों तक सीमित थे, उन्हें स्वरूप और अर्थ प्रदान करने की सकारात्मक व परिणाम परक पहल इन कार्यों से हुई। इन शिविरों के माध्यम से यह विचार भी पूरी गंभीरता और व्यवहारिकता के साथ उभरा है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। पर्यावरण संवर्धन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण विकास के अनेक अभिनव प्रयोग भी किए जाते रहे। इन प्रयोगों से प्राप्त अनुभवों का लाभ आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग उठा रहे हैं। आज हमारे समक्ष पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं मुहाबाएं खड़ी है। इन समस्याओं का मुख्य कारण विकास और निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय समस्याओं की अनदेखी ही है। संपूर्ण विश्व में भी वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन से अनेकों समस्याएं पैदा हो रही है। धरती के प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल और जमीन के अंधाधुंध शोषण से संपूर्ण प्राणी जगत का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। हमारे देश में भी इसके विनाशकारी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण संवर्धन शिविरों के माध्यम से हमने इसमें व्यवहारिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। यह भले ही छोटे स्तर पर है, लेकिन इससे एक ऐसी दिशा मिली है जिस पर आगे बढ़कर हम समग्र और वास्तविक विकास का मार्ग प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं हिमालय क्षेत्र में कार्य करता हूँ। इस क्षेत्र में पर्यावरणीय बिगाड़ बहुत तेजी से बढ़ा है। मुझे रोज ही उसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। पिछले ही वर्ष 1910 में आपने सुना होगा कि पूरा उत्तराखंड भूस्खलन, भूक्षरण से जाम हो गया था। इस बार भी हिमालय के बारे में जहाँ ये सारा घटित हो रहा है, गीता में कृष्ण ने एक जगह लिखा है कि स्थावर नाम हिमालय, हे अर्जुन मैं स्थिर वस्तुओं में हिमालय। और महाकवि कालिदास ने कहा था कि अस्तुतरस्याम देवतात्मा हिमालय नाम नगादि राजा पूर्वा परातो निधिवा गाया स्थित पृथिव्याम युगमान गंगा। तो महाकवि कालिदास ने जिस हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा है,
उसकी बिगड़ती दशा पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय होनी चाहिए। भूविज्ञानी जिस हिमालय को विकासोन्मुखी बताते हैं उसे हम क्षरणोन्मुखी पा रहे हैं, तो इसमें चिंता स्वाभाविक है। हिमालय की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से हूँ या उसे देश का शीश कहा जाता है, बल्कि इसलिए कि वह देश का प्रहरी ही नहीं, देश के मौसम का नियंत्रक और जल भंडार है, जल स्तंभ है। देश की गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तथा इनकी सैकड़ों हजारों सलाल नीरा सहायिकाएं हिमालय से ही जीवन और स्वरूप ग्रहण करती है, जिससे पूरे देश का जीवन संचालित होता है। हिमालय की जो ये 3 धाराएं हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, इनका जो बेसिन है वो अपने देश का 43% है, और यहाँ से जो जलधाराएं प्रभावित होती हैं या भूमिगत है वो 63% के करीब है। तो यदि यहाँ पर गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव न केवल हमारे देश पर बल्कि पूरे दक्षिणी एशिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हिमालय में बिगाड़ का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता ही है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरे देश की चिंता के साथ साथ हिमालय की भी चिंता प्रमुखता से हो। आजकल मौसम में बदलाव की बात, क्लाइमेट चेंज की बात लगातार कही जा रही है। हिमालय के एक छोर से दूसरे छोर तक इन नदियों को जो जल मिलता है वो हिमनद जो है वो 9575 बताए जाते हैं। उनकी इतनी श्रृंखलाएं हैं जहाँ से हमारी नदियों को सदाबहार बनाए रखने के लिए वर्ष भर पानी मिलता है। लेकिन स्थानीय परिस्थितियों जिसमें पेड़ों का कटान, बिना सोचे समझे तथाकथित विकास परियोजनाएं और इसके साथ ही वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है, ताप वृद्धि के कारण ये हिमनद पीछे खिसक रहे हैं। जैसे अध्ययनों से पता चला कि 1962 से 2004 तक इन 42 वर्षों में जो भगीरथी है गंगा की मुख्य धारा, उसके 126 हिमनदों का आप जैसे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो वो कहते हैं कि 11% भूभाग हिमनद का खत्म हो गया है। इसी प्रकार अलकनंदा जो बद्रीनाथ जी से निकलती है उसके 187 हिमनदों का अध्ययन में पता चला कि 13% भूभाग हिमनदों का खत्म हो गया है। जो घाघरा है और उसकी सहायक नदी गौरी है उसके भी 60 हिमनदों पर अध्ययन किया गया तो पता चला कि 16% भूभाग नष्ट हो गया। इसी प्रकार हमारी हिमाचल प्रदेश में सतलज है और चंद्रा और भागा, इनका 20% और 30% तक भूभाग हिमनदों से खत्म हो गया। तो जो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, इसका हमारी नदियों पर, पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पर बहुत अधिक विचार और सुधार की आवश्यकता है। हमारी जो गंगा नदी है उसकी अनेकों सहायक धारा है, उसका बेसिन 26% है और इसमें जो जल प्रभावित होता है वो 25% जल प्रभावित होता है। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि हिमालय जहाँ से गंगा और उसकी सहायक धाराएं उद्गमित हो रही है, इसके अलावा जो ये भूभाग है, चाहे उसमें वाराणसी हो, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया इत्यादि, तो इस भूभाग को भी आज से 50 साल पहले राजघाट वाराणसी में जब संस्था तो पहला शांति सेवक के नाते मुझे वहाँ 5-6 महीने तक रहने का अवसर मिला था। तो उस समय फिर विनोबा जी की यात्रा में जमनिया तक हम लोग गए थे। तो उस समय जहाँ हमने भूदान ग्रामदान यात्रा में इस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय ताने बाने को समझने का मौका मिला था। वहीं गंगा के साथ जो बिगाड़ हो रहा था उसको भी, तो उस समय जैसे हम लोग राजघाट वाराणसी से आचार्य दादा धर्माधिकारी थे जो सर्वोदय दर्शन के विमंशक थे, वो मुझे जब प्रवचन के लिए वो कहते थे कि जब मैं दशाश्वमेध घाट, वो हमेशा जब बनारस में रहते थे तो वहाँ जाते थे तो उस गली गली में जाते हुए वो मुझे समझाते थे। एक दिन हमने उनसे प्रश्न किया 29 दिसंबर 1960 को कि दादा गंगा जी का इतना महात्म्य क्यों है। तो पहले तो हम बचपन में गंगा का धर्म और आध्यात्मिक महत्व को समझते थे। दादा धर्माधिकारी ने सीधे सीधे कहा कि गंगा की बदौलत सारा देश हरा भरा है, यह सारी देन गंगा की ही है।
तो एक तीसरा पक्ष भी गंगा के बारे में मालूम हुआ। 1987 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों और अध्यापकों, एक तो गाजीपुर के ही प्रोफेसर जो गोपेश्वर पीजी कॉलेज में थे, उनके पहल पर उत्तराखंड पहल पर हमने इस इलाके की यात्रा की। सारनाथ से वाराणसी पैदल यात्रा, गाजीपुर, बलिया, छपरा होते हुए पटना तक। तो पहली बार हमने दियारा आदि को देखा और यात्रा में इस क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं, समुन्नत लोक संस्कृति के दर्शन हुए। वहीं यह भी पता चला कि हमारी जीवनदायिनी नदियाँ किस प्रकार बौखला कर विनाश का कारण बन जाती है। गाजीपुर जिले में ही हमने देखा कि गोमती नदी द्वारा धारा परिवर्तन के कारण कैथी गांव का भूगोल ही बदल गया। उससे पूर्व वहाँ पर 2200 हेक्टेयर जमीन जो है धारा परिवर्तन के कारण नष्ट हो गया था। पटना जो गांव है उसका और कैथी गांव का तनाव वहाँ पर बढ़ गया था। इसी प्रकार गंगा द्वारा गाजीपुर, बलिया, छपरा, सारण जिले के कई गांवों की बस्तियां लील गई थी, जिससे ग्रामीणों के सामने जीविका ही नहीं अस्तित्व का संकट भी पैदा हो गया था। सबसे ताजा उदाहरण गंगा की जो सहायक है कोसी नदी, जो बिहार में माना माउंट एवरेस्ट के उत्तरी भाग से उद्गम, उसकी एक धारा उद्गमित होकर के सप्तहरी जिले में बांध था और वहां पर बाढ़ आई 2008-18 अगस्त को, और उसके कारण उसने धारा परिवर्तन 35 किलोमीटर और बिहार के 7 जिले नष्ट। मैं 1 महीने बाद उस इलाके में फिर यात्रा करने गया तो तब तक भी खेत खलिहान जो है वो पानी से भरे हुए थे और लोग इधर उधर शरण लिए हुए थे। इन नदियों में हर वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण धारा परिवर्तन से गांव ही नहीं जिलों और राज्यों का भी भूगोल बदल जाता है, जिससे सामाजिक प्रशासनिक समस्याएं पैदा होती है। इन नदियों को विध्वंसक बनाने में हिमालय क्षेत्र में हो रहे क्षरण का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि लगातार तीव्रतर होता जा रहा है। इससे यह आशंका बल पकड़ती जा रही है कि यदि इन कारणों को नियंत्रित नहीं किया गया तो विनाश के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इस संदर्भ में मेरा माननीय कुलपति जी तथा आप सभी आचार्यगणों, वैज्ञानिकों तथा समस्त विश्वविद्यालय परिवार से विनम्र आग्रह है कि प्रकृति के संरक्षण की चिंता अपने कार्यों में सम्मिलित करते हुए इस दिशा में प्रयत्नशील हों। साथ ही जल, जंगल और जमीन के संरक्षण संवर्धन को मजबूती देने के कारणों को भी अधिक तेजी से आगे बढ़ाने में अपने ज्ञान, कौशल तथा अनुसंधान का उपयोग कर नवीनतम उपलब्धियों के साथ लोक ज्ञान को युक्त ढंग से जोड़ते हुए प्रकृति के संरक्षण को नए आयाम देने में सफल हो पाए तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग स्वयं ही निकल आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों और छात्रों ने अपने क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश के विविध आयामों को समझने और समझाने का काम जिम्मेदारी से किया। मैंने जो पिछले वो देखे थे, तो जैसे गोमती और गंगा के प्रदूषण के बारे में आप लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया है, जिसका लाभ इस क्षेत्र को प्राप्त होगा। आशा है कि आने वाले वर्षों में विद्वान कुलपति जी के नेतृत्व में यह काम और गहराई लाएगा और फैलाएगा। मुझे पता चला कि ये विश्वविद्यालय के साथ 4 लाख से भी अधिक छात्र छात्राएं और शिक्षक जुड़े हुए हैं, और जो न केवल अपने देश में यहाँ से निकल करके बल्कि विदेशों में भी उनके कार्यों का प्रभाव पड़ रहा है और जो बहुत ऊर्जावान है। आशा है कि गंगा और गोदावरी, क्योंकि मेरा यह भी विनम्र आग्रह है कि गोमती नदी हमारी जीवन रेखा है, यह हमारे लिए गंगा ही है। इसलिए अन्य संस्थाओं के सहयोग से गोमती को और गंगा को निरंतर प्रवाहमान बनाने का कार्य भी विकसित होगा, ऐसी आशा है। क्योंकि मैं बहुत उत्साहित होकर के यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे पता चला कि जो बापू बाजार का अभिनय प्रयोग प्रोफेसर सुंदरलाल कुलपति जी के नेतृत्व में इन्होंने शुरू किया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। और लेकिन यह कार्यक्रम अपने पूरे प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलना चाहिए, ऐसा
कोई ना कोई उपक्रम आपने लिया जाना चाहिए। वर्तमान दौर उपभोक्तावाद का दौर, अधिक से अधिक प्राप्त करो और अधिकाधिक उपभोग करो की वर्तमान परिपाटी हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है, लेकिन इस पर देश के संचालकों का अधिक ध्यान नहीं है। इस पृथ्वी के कोई भी संसाधन असीमित नहीं है, उन्हें एक न एक दिन समाप्त होना ही है। इसलिए जरूरी यह है कि हम उतना ही भोग करें जितना यह धरती सहन कर सकती है। यदि हम अपनी विचारधारा और व्यवहार इसके अनुरूप बना सके तो यह धरती और मानवता दोनों की बहुत बड़ी सेवा होगी। इस अवसर पर जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, मैं आपको महात्मा गांधी की यह सीख याद दिलाना चाहता हूँ कि यह धरती हम सबका पालन तो कर सकती है, किंतु किसी के भी लालच को पूरा नहीं कर सकती। आपको जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो, और साथ ही यह भी कामना करता हूँ कि आपके जीवन में शांति, सद्भावना और संतोष भी हो और आप सब लोग समाज और देश का गौरव बने। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिवार का अत्यंत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस विशिष्ट अवसर पर आपके बीच उपस्थित होने का अवसर और गौरव प्रदान किया। मैं उन समस्त महान भावों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो इस गरिमामय समारोह में सम्मिलित हुए। धन्यवाद, प्रणाम, जय। मैं महामहिम कुलाधिपति जी से निवेदन करता हूं कि वे अध्यक्षीय संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित और अनेक अन्य सम्मानों से जिन्हें नवाजा गया है, ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री चंद्री प्रसाद जी भट्ट, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री माता प्रसाद जी, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डॉक्टर सुंदरलाल जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति डॉक्टर पृथ्वी नाग साहब, उपस्थित देवियों, सज्जनों, कार्य परिषद के सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, छात्र छात्राओं, हमें अभी एक ऐसे व्यक्ति का उद्बोधन सुनने का मौका मिला जिनको मुझे जानने का, नजदीक से जानने का मौका तब मिला जब मैं उत्तराखंड में काम करता था। चंद्री प्रसाद जी एक अत्यंत सरल, सहज व्यक्ति हैं। कहीं बनावटीपन ने उनके जीवन को छुआ भी नहीं है। आप आश्चर्य से सुना होगा आपने, जब अपने उद्बोधन में वो बड़ी सरलता से कह गए कि मैं तो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गया। बहुत मुश्किल होता है ऐसा कहना। भट्ट साहब ने जीवन के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है और उस शिक्षा को समाज के हर अंग से इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। जो इनका विश्वास है, पर्यावरण के प्रति इनका जो समर्पण है, उसका मैंने असर उत्तराखंड में हर इलाके में देखा। वहाँ के लोग इनको ऋषि मानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे व्यक्ति को आज हमने यहाँ पर बुलाकर उनसे आशीर्वचन ग्रहण किए हैं। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ भट्ट साहब। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। आज यहाँ उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं को अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। मेरी कामना है आप जीवन में उच्च आदर्शों को संरक्षित करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ उन्हें अपने जीवन में उतारें। मैं आपके लिए आस्था व साहस से उत्प्रेरित अत्यंत सुखी, मंगलमय तथा उच्च आदर्श में जीवन की कामना करता हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से जो संक्षिप्त वार्तालाप में कर पाया, मुझे बहुत आशाएं बनती है उनसे सुनकर कि जीवन के प्रति उनका कितना सकारात्मक दृष्टिकोण है। मैं समझता हूँ यही जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करने का रास्ता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षांत समारोह एक महत्वपूर्ण अवसर है।
जब शिक्षित विद्यार्थी अपने भावी जीवन के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए जीवन के पथ पर आगे कदम बढ़ाने के लिए आते हैं, जीवन की इस यात्रा में उच्च शिक्षा एक बहुत बड़ा संबल और शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है, अर्थात नॉलेज इज पावर को इस जीवन में चरितार्थ करते हुए युवा पीढ़ी अपने भविष्य का मार्ग तय करती है। इस विद्या मंदिर के प्रांगण में आप लोगों ने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। इसी शिक्षा के सार्थक उपयोग पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। इस भूमिका को निभाने में आपकी इच्छा शक्ति की महत्व रखती है। समाज के निर्माण में आपका प्रमुख स्थान होगा, इस बात को आप नहीं भूलें। आप सब में जो सामर्थ्य है वही राष्ट्र की शक्ति और कल की आशाएं हैं। जब कभी समाज के सामने चुनौतियां आई हैं, युवकों ने अपनी मेगा शक्ति और पुरुषार्थ से उसका सामना किया है और समस्याओं का समाधान ढूंढा है। विद्यार्थियों, आपने जिस धरती पर विद्या अध्ययन किया है, जहां आप इस समय उपाधि ग्रहण कर रहे हैं, इसकी एक ऐतिहासिक परंपरा रही है। इतिहास के अनेक स्वर्णिम अध्याय यहाँ लिखे गए। वैभव और पराभव के दिनों में हमारे पुरखों ने यहाँ सम्यक जीवन जीने की सीख दी थी। एक नए भविष्य की रचना के लिए सब लोग यत्नशील रहे थे। ऐसा जीवन सीखने की कला गोमती और गंगा की कोख में जीवन के सत्य की खोज में लगे उन मनुष्यों से मिली, जिन्होंने अपनी साधना और आत्मज्ञान से जीवन को सही रूप को दिया, अपने जीवन में उतारा और यहाँ के जनमानस को प्रेरणा दी। जौनपुर एक ऐतिहासिक नगर है। आदि गंगा गोमती के सुरम्य तट पर स्थित अतीत की गौरव गरिमाओं को समेटे हुए जौनपुर का भारत के इतिहास में विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पौराणिक व्याख्यानों, शिलालेखों, वंशावशेषों एवं उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि इस जनपद का अस्तित्व उत्तर वैदिक काल से रहा है। परंतु तपस्वी महर्षि जमदग्नि से लेकर महात्मा बुद्ध तक के चरण कमल जौनपुर की इस धरा पर पड़े हैं। शल्की शासन काल में शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां जौनपुर के नाम रही है। मध्यकाल में यह शिक्षा, कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, वरन विदेशों के छात्र भी जौनपुर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे हैं। इसी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करते हुए हमें उच्च शिक्षा के बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य संस्कृति को बदलना होगा, जिससे कि ये विश्वविद्यालय भारत को विश्व गुरु की राह में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे हमारे देश के कर्णधारों ने समर्पित भाव से स्वीकार किया। निस्संदेह हम विकास की दिशा में आगे बढ़े हैं। पूरा विश्व भारत को एक विकासशील आर्थिक शक्ति के रूप में देखता है। वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसका श्रेय प्रमुख रूप से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, चिकित्सकों, अर्थशास्त्रियों को है, जो किसी न किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ही शिक्षा ग्रहण लेकर निकले हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्र के विकास के गोमुख हैं। जैसे जैसे विकास की नई चुनौतियां हमारे सामने आती रही है, हमारे विश्वविद्यालयों को उनका सामना करने के लिए भी तैयार होना होगा। विकास के बहुत से लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में हैं, जहाँ बाजार की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। ऐसे में विश्वविद्यालयों में शिक्षित प्रशिक्षित हमारी प्रतिभाएं धनोपार्जन को अपना उद्देश्य मानकर उन मूल्यों, आदर्शों और नैतिक उद्देश्यों से दूर हो रही हैं, जो मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्णता और अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। इतिहास साक्षी रहा है कि सदियों से जो शक्तियाँ सामाजिक परिवर्तन की सूत्रधार रही हैं, उनका उद्भव शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से हुआ है। आज जबकि हमारा देश क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ये नितांत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय आगे आकर नई पीढ़ी के दिलो दिमाग को सही दिशा में मोड़ें और उन्हें समाज को 21वीं सदी में ले जाने की अगुवाई करने के लिए बौद्धिक रूप से सक्षम की ऐतिहासिक भूमिका बना के रखें। निश्चित रूप से ये एक बड़ा कार्य है। मैं देश की तरुणाई का आह्वान करता हूँ कि हमारे युवा नए जोश से खड़े हों, एक बेहतर भविष्य के निर्माण का संकल्प लें, ताकि हमारा राष्ट्र जीवंत, पुष्पित और प्रलोभित हो सके। प्रत्येक विश्वविद्यालय की एक विशिष्टता होनी चाहिए।
यदि कोई शिक्षा संस्थान अपने इर्द गिर्द के परिवेश से कटकर शून्य में शिक्षा की साधना करने का प्रयास करे तो वह विद्या प्राप्ति के आदर्श से प्राप्त क्षमता से वंचित रह जाएगा। क्षेत्र की समस्याओं का गहन अध्ययन और उनके समाधान में सक्रिय योगदान द्वारा ही विश्वविद्यालय अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में विश्व समुदाय भारत के शैक्षिक व आध्यात्मिक मूल्यों को बड़ी आशा से देख रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े समस्त शिक्षाविदों तथा शोधकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि वे देश व समाज की आकांक्षाओं को पूरा करें और साथ ही विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर खड़े उतरने का प्रयास करें। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारा अध्यापक मौलिक और शोध आधारित, जिसमें कि स्थानीय तथा क्षेत्रीय बिंदुओं को प्रेरित करते हुए विश्व स्तर के हों। इसी प्रसंग में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जब भी विश्वविद्यालय में जाता हूँ और ऐसे आयोजन में शामिल होता हूँ, एक चीज़ उभर कर आती है। बड़ी बड़ी भारी संख्या में हमारे विश्वविद्यालयों से पीएचडी की डिग्री लेकर विद्यार्थी निकल रहे हैं। आपके विश्वविद्यालय ने भी आज 350 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री दी। मेरे मन में अक्सर आता है, इस प्रश्न पूछने की इच्छा होती है कि क्या इन 350 या उन सैकड़ों डिग्रियों पीएचडी की डिग्रियों में कम से कम 2, 4, 5 ऐसी पीएचडी की शोध बना सके हैं जिन्होंने कि देश में नाम किया हो, जिनकी कि विश्व के अंदर चर्चा हुई। अगर हम नहीं कर सकते तो हमारी शोध काफ़ी शंकापूर्ण है। हमारी शोध ऐसी है जिसके लिए हमको गौरव नहीं हो सकता। बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए कि क्या हम अपने शोध प्रणाली में क्या सुधार करें कि हमारे शोध कार्य जो हैं उनकी गिनती विश्व में हो। क्या हम कोई ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा विचारक पैदा नहीं कर सकते जिसकी प्रतिभा के कारण विश्वविद्यालय का नाम उजागर हो। केवल गिनती से विश्वविद्यालय में अधिक संख्या में पीएचडी को पास करने को मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। हर विश्वविद्यालय से मेरी अपेक्षा है कि वो इस विषय में विचार करें और गुणवत्ता की तरफ ध्यान देना शुरू करें। आज़ादी के बाद से हमने उच्च शिक्षा के विस्तार पर ध्यान दिया है ताकि हमारी जनसंख्या के अनुरूप समाज का हर इच्छुक व्यक्ति प्रभावित हो। परंतु समय है हमें गुणवत्ता पर बल देना चाहिए। गुणवत्ता न सिर्फ पठन पाठन तथा शोध में वरन पूरे चारित्रिक निर्माण में होगा। हमें ये समझना होगा कि अपनी जड़ों से कटकर कोई समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता। इसलिए अध्यापकों की जिम्मेवारी बनती है कि वैज्ञानिक सोच और पद्धति से अध्यापन के साथ छात्रों को अपनी संस्कृति तथा सभ्यता से भी साक्षात्कार कराए। मेरा ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि विकसित राष्ट्रों ने ज्ञान आधारित समाज की स्थापना के लिए अनेक कदम उठाए हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में हमारे राष्ट्र के समक्ष ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। समय समय पर शासन और सरकार द्वारा उचित निर्देश तो दिए जाते हैं, परंतु इनके साथ ये भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के चिंतक व विचारक अनेक क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नए नवीन प्रयोग करें। इस खुशी के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि वे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान करें। सभी स्नातकों से कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय ने आपको जीवन का अध्याय आरंभ करने के लिए बौद्धिक और नैतिक उपकरण मुहैया कराए। मेरी कामना है कि इन बौद्धिक और नैतिक शक्तियों का प्रयोग आप अपनी एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयोग करें। अंत में पुनः इस विश्वविद्यालय के उन समस्त भाग्यशाली स्नातकों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने आज स्वर्ण पदक एवं उपाधियाँ प्राप्त की है। सभी स्नातकों का भविष्य उज्ज्वल हो, ये भावी जीवन की यात्रा में सफल हो और नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकें, यही मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है। अंत में मैं पुनः एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपके विश्वविद्यालय में और आपके सुयोग्य कुलपति जी ने जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं उनके विषय में कुछ बताया। मेरी आशा ये रहेगी कि आप इन अपेक्षाओं पर और खरे उतरें और इस तरह के प्रयोग विश्वविद्यालय में किए जाएं जिनसे कि विश्वविद्यालय से जाने वाले छात्र एक गौरव की भावना लेकर जा सकेंगे। उस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं जिसका देश में नाम है, जिसका विदेशों में नाम है। अपने इतने सारे विश्वविद्यालयों में मैं सोच में पढ़ता हूँ, एक भी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं पाता हूँ
जिसकी देश के उच्च कोटि के विश्वविद्यालय में गिनती हो। इसकी विश्व के विश्वविद्यालय में कभी गिनती होगी इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आशा है, मैं अभी भी आशावान हूँ कि हम इस रास्ते में बढ़ सकेंगे और ऐसा कार्यक्रम हमारे शिक्षण जो केंद्र हैं उनमें बनाया जाएगा कि हम कभी कह सकें कि हमारे विश्वविद्यालय भी विश्व में गिनती में आते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।